नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, अब जो है हम लोग बलबन पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर जो नहीं किए हैं, और शेयर करें, और ज़रूर शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वह प्रतिदिन बनाता हूँ, इसलिए आज अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो कल इसके बाद का वीडियो डालूँगा, ठीक है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर जो है आप लोगों को ही दिक्कत होगा, क्योंकि अगला वीडियो जो है आप लोग फिर प्लेलिस्ट में ही देखेंगे, ठीक। ओके, आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। और जिन्हें भी अगर मेरा वीडियो अगर दिखता है कि हम बहुत स्लो बोल रहे हैं तो वो अपने फास्ट प्ले में जाकर अपना वीडियो जो है फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पढ़ते हैं। बलबन 1266 ईस्वी से 1287 ईस्वी, ठीक है। मूल नाम जो था उसका बहाउद्दीन था। जाति जो था उसकी इलबारी तुर्क थी। उपनाम जो था बलबने खुर्द यानी कनिष्ठ बलबन। उपाधि जो थी इसकी ग्यासुद्दीन। जब सुल्तान बना तब यह उपाधि धारण किया। उल्लुक खां की उपाधि थी, महान खान, ठीक है। नियाबते खुदाई की भी उपाधि थी और जिले इलाही की भी उपाधि इसको दी गई थी, ठीक। संस्थापक बलबनी वंश या द्वितीय इलबारी वंश। इस वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल, जनता का पिता एवं नायक कहा है। पालम बावली शिलालेख 1281 ईस्वी के रचनाकार योगेश्वर पंडित थे। इस लेख में वर्णित है कि बलबन भगवान विष्णु के सारे कार्य संपन्न कर रहा है। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया है। इब्न बतूता बुखारा के साधु के किस्से से बलबन के चरित्र पर प्रकाश डालता है। साधु के बुरे बर्ताव के बावजूद बलबन ने अनार खरीदकर उसे दिया और बदले में साधु से हिंदुस्तान का राजा होने का आशीर्वाद मांगा या प्राप्त किया, ठीक है। मिनहाज के अनुसार बलबन के दादाजी 10 सहस्त्र खानों के ऊपर महान खान थे। बचपन में बलबन और उसके भाई कीसलू खां को मंगोलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। मंगोलों ने उसको बगदाद में दास व्यापारी जलालुद्दीन बसरे के हाथों बेच दिया। इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के पश्चात 1232 ईस्वी में दिल्ली के बाजार में उनको खरीदा। तभी दोनों भाई पुनः आपस में मिल सके। इसामी के अनुसार इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक दुष्ट महत्वाकांक्षाएं थीं था। लेकिन वजीर जुनैदी ने इल्तुतमिश की ओर से उसे खरीद लिया और इल्तुतमिश ने उसे भाग्य का निर्णय समझकर स्वीकार कर लिया। इब्न बतूता का कथन है कि बलबन की कुरूपता के कारण, मतलब भद्दा दिखता था, इल्तुतमिश ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया था। परंतु बलबन के कहने पर कि 99 दास अपने लिए तो एक मुझे ईश्वर के लिए खरीद ले। सही बात, 99 दास आपने खरीदे हैं तो एक ईश्वर के लिए मुझे खरीद लें, ठीक है। अंततः उसे खरीद कर सक्का या भिश्ती पानी लाने वाला का कार्य सौंपा गया। इल्तुतमिश ने बलबन को खासतार अंगरक्षकों का प्रधान का पद दिया और चालीसा का सदस्य बनाया। रजिया ने उसे अमीर शिकार
बहराम शाह ने अमीर आखुर मसूद शाह ने अमीर हाजिब तथा नसीरुद्दीन महमूद ने नायाब का पद दिया। बलबल ने कुछ 7 पदों पर कार्य करते हुए सुल्तान का पद प्राप्त किया था। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में कार्य किया। बर्नी के अनुसार मलिक से बलबन खान बना तथा खान से सुल्तान बना। प्रकृति ने सुल्तान बलबन के शरीर पर राजसी वस्त्र सिल दिए थे, बर्नी ने कहा था। मिनहाज के अनुसार अल्लाह ने तय कर दिया था कि उल्लुग खान यानी बलबन अन्य व्यक्तियों से महान होगा। जैसे जैसे उसके विरोधियों की ईर्ष्या बढ़ती गई, उसकी सत्ता रूपी देवदारू की खुशबू भी समय के साथ फैलती गई। 1246 ईस्वी से ही बलबन राज्य का वास्तविक शासक था। यद्यपि नायब मामलिकात एवं उल्लुग खां की उपाधि उसे 1249 में मिली थी। अमीर खुर्द ने सियरुल औलिया में नासिरुद्दीन के काल में उल्लुग खां एवं बाबा फरीद की अजोधन में भेंट का वर्णन करते हुए कहा है कि उन दिनों उल्लुग खां की सुल्तान बनने की तीव्र आकांक्षा थी। फरिश्ता के अनुसार बलबन ने खुलेआम यह गुप्त षड्यंत्र से इल्तुतमिश के वंशजों को, जिन्हें वह सिंहासन के लिए विरोधी समझता था, मार डाला। बलबन ने सुल्तान के सम्मान के प्रतीक छत्र का प्रयोग नसीरुद्दीन के समय में ही आरंभ कर दिया था। नसीरुद्दीन के जीवन काल में उसे प्रायः सुल्तान के रूप में संबोधित किया जाता था। यही कारण है कि मिनहाज बलबन को सुल्तान तथा नसीरुद्दीन को सुल्तानुस लातीन कहकर संबोधित करता था। समस्याएं क्या थी देखते हैं, ठीक है। समस्याएं: बलबन के सम्मुख मेवातियों, कटेहरों, मंगोलों एवं बंगाल की समस्या तो थी ही, साथ ही उसे राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करना था, क्योंकि चालीसा ने सुल्तान के पद को महत्वहीन कर दिया था। बर्नी के शब्दों में शासन शक्ति का भय, जो सभी उत्तम शासन का आधार होती है, लोगों के हृदय से निकल चुका था तथा देश की अवस्था बुरी हो गई थी। इसलिए इस समय एक बलशाली अनियंत्रित शासक, डिक्टेटर किंग की आवश्यकता थी। कार्लाइल के अनुसार उसके सिंहासनारोहण के समय समस्याएं इतनी विकट थी कि केवल गुलाब जल वाले शल्यशास्त्र से दूर नहीं की जा सकती थी। इसामी के अनुसार जब उल्लुग खां सिंहासन रूढ़ हुआ तो अधिकारियों की कमर टूट गई। वे सब बिना किसी तर्क या वाद विवाद के उसके अधीन हो गए। कुछ नोट्स में लिखा है, बलबन के भाई मलिक इजुद्दीन किसलू खां को बलबने बुजुर्ग या ज्येष्ठ बलबन, उसको कनिष्ठ बलबन बोला जाता था, एवं बलबने जर यानी सफ़ेद बालों वाला कहा जाता था। बाद में किसलू खां ने मंगोलों से समझौता कर उसके शिविर में सम्मिलित हो गया। आगे देखते हैं। मेव कटेहरों एवं बुंदेलखंड के लोगों का विद्रोह। मेव कटेहरों एवं बुंदेलखंड के लोगों का विद्रोह। मेव जनजातियों
का दिल्ली के दोआब में आतंक था। बर्नी बताता है कि इनके डर से शाम होने के पहले ही दिल्ली के हर घर के फाटक बंद हो जाते थे। यही कारण है कि सिंहासन पर बैठते ही सर्वप्रथम बलबन ने 1267 ईस्वी में मेवों का दमन किया, फिर अवध दोआब के विद्रोह को दबाया, तदुपरांत कटेहरों को शांत किया। उसने पहला पॉइंट गोपालगिरी में किला बनवाया और इसमें अफ़गानों की नियुक्ति की। नंबर दूसरा, दिल्ली के 4 कोनों भोजपुर, पटियाली, कंपिल तथा जलाली के 4 किला बनवाया और जहां अफ़गान अधिकारियों की भी नियुक्ति की। तीसरा, बर्नी लिखता है कि इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तब से सड़कें डाकुओं से मुक्त हो गई। मतलब उस समय बहुत लूटपाट जो होता था, बलबन के काल में जो है आकर वो थम गया। इसके पश्चात बलबन ने जूद पर्वतमाला साल्ट रेंज में अभियान कर विद्रोहियों को दंड दिया। इस अभियान से उसे इतने घोड़े प्राप्त हुए कि बाजार में उसका मूल्य गिर गया। विद्रोहियों के प्रति बलबन ने रक्त एवं युद्ध की नीति का अवलंबन किया। याद रखना, रक्त एवं युद्ध की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बलबन ने किया था मध्यकालीन में। बंगाल 1254 ईस्वी में बंगाल अरसला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। 1255 ईस्वी में नायब बलबन ने अपने दास युजबेक को लखनौती का सूबेदार बनाकर भेजा। यद्यपि उड़ीसा के विरुद्ध वह सफल नहीं रहा, परंतु राधा यानी दक्षिण बंगाल विजित कर लिया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने यहाँ पर तातर खां को हटाकर तुगरील को इक़्तादार बनाया। 1275 ईस्वी में तुगरील खां ने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर विद्रोह कर दिया। तुगरील बलबन का दास था और उसका विद्रोह किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह माना जाता है। बलबन ने अवध के इक़्तादार अमीन खान को विद्रोह दबाने के लिए भेजा, लेकिन वह असफल रहा। तो बलबन ने अमीन खान, जिनका मूल नाम एतिगीन या अल्पतगीन मुएदराज लंबे बालों वाला था और जिसे इसामी ने तुरामती साहसी कहा है, को मरवाकर अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। उसके पश्चात बहादुर की बंगाल में नियुक्ति हुई। बलबन बहादुर को मृत्यु दंड देना चाहता था, परंतु बहादुर के मित्रों ने उसकी युद्ध में वीरता का प्रमाण प्रस्तुत कर उसे बचा लिया। बलबन बहादुर को दरबार से निर्वासित करके ही संतुष्ट हो गया। अंत में 80 साल की उम्र में अपने पुत्र बुगरा खां को साथ लेकर बलबन ने स्वयं 1280 से 81 ईस्वी में बंगाल अभियान किया। इसी समय उसने दिल्ली का नायबे गिबत अपने मित्र कोतवाल फ़खरुद्दीन को बनाया और उसे दिल्ली का चार्ज सौंपा था। जब बलबन 3 वर्ष पश्चात बंगाल अभियान से लौट कर आया तो उसने फ़खरुद्दीन को भाई कहा और उसे वह पोशाक प्रदान की जिसे वह पहने था। बलबन के आने की खबर सुनकर तुगरील जाजनगर उड़ीसा के जंगलों में भागकर छुप गया। बलबन के सिपाही शेर अंदाज ने तुगरील को खोजा। मुकद्दर
एवं अली ने उसे मार दिया। बरनी के अनुसार बलबन ने मुकद्दीर को तुगरिल-कस की उपाधि दी, तो वहीं ईसामी अली की उपाधि तुगरिल-कस बताता है। इस अभियान में बलबन को कुल 3 वर्ष लगे। उसने बुगरा खां को बंगाल का इक़्तिदार बनाया। इसी समय बलबन ने बुगरा खां से कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। उसने बुगरा खां को सलाह दी कि वह दिल्ली के शासक के प्रति ईमानदार रहे, चाहे दिल्ली के सिंहासन का अधिकारी किसी अन्य वंश का हो, क्योंकि दिल्ली का कोई शासक केवल अपनी लगाम हिलाकर ही लखनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यद्यपि बलबन पक्का साम्राज्यवादी शासक था, फिर भी उसने साम्राज्य विस्तार की जगह साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया, क्योंकि उसका मानना था कि जब तक अपना राज्य असुरक्षित है, तब तक विदेशी भूमि पर आक्रमण करने की अपेक्षा अपने ही राज्य में शांति और व्यवस्था एवं अपनी शक्ति को संगठित करना अधिक श्रेष्ठ है। उसका मत था कि नई जीते हार का कारण बनेगी। बलबन के अनुसार, मैं मंगोलों की शक्तिशाली सेना का सामना करूंगा, साथ ही यदि कभी अवसर मिला तो शेष हिंदुस्तान पर अधिकार करूंगा और अपनी सीमाओं का विस्तार करूंगा। बलबन भी कहता है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण है कि बलबन का संपूर्ण काल आंतरिक संगठन का है, साम्राज्य विस्तार का नहीं। अब थोड़ा ब्रैकेट वाले पोर्शन को देखते हैं, क्या है। बलबन इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर, विद्रोहियों के प्रति बलबन की नीति रक्त एवं युद्ध की थी, वही मंगोलों के प्रति उसकी नीति जो थी शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। नंबर 2, बंगालों को तुर्क लोग परिपूर्ण नरक कहते थे। सल्तनत युग में इसे विद्रोहियों का नगर भी कहा गया है। नंबर 3, बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया। नंबर 4, इल्तुतमिश एवं बलबन दोनों के ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई। नंबर 5, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसीयत मतलब जो वसीयत जो इसका वसीयत था घोषित किया। उसके वसीया को बरनी ने संकलित किया था। वसाया संकलित करना फारस की परंपरा थी। मंगोल आरंभ में उत्तर पश्चिम सीमा का रक्षक बलबन का चचेरा भाई शेर खां था। रक्षक जो था वो शेर खां था। बलबन की मंगोल नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। बलबन पहला सुल्तान था जिसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की किलेबंदी कर दी। 1270 ईस्वी में वह स्वयं इस क्षेत्र में आया था। उसने लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर किलों का प्रमुख मुहम्मद खां को तथा सनम, समाना एवं उच्च के किलों का प्रमुख बुगरा खां को बनाया था। बलबन के उत्तराधिकारियों के शासन काल में अंतिम मंगोल आक्रमण 1288 ईस्वी में तमर खान का हुआ था। ओके, अब हम पढ़ेंगे मुहम्मद खान, जिसकी उपाधि का आन मलिक या खान शहीद
मृत्युपरांत यह उपाधि बलबन ने उसे दिया था। ठीक है। मोहम्मद खान, अब हम मोहम्मद खान के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद खान बलबन का ज्येष्ठ पुत्र था और बलबन द्वारा घोषित उसका उत्तराधिकारी था। उसी के संरक्षण में सर्वप्रथम अमीर खुसरो तूतीय हिंद जिसे बोला जाता है एवं अमीर हसन देहलवी भारत का शेख सादी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत की थी। मोहम्मद खां ने फारसी के महान कवि शेख सादी को भी भारत बुलाया, लेकिन वह आ नहीं पाए। वह मुल्तान में शेख सादी के लिए खानकाह बनवाना चाहता था। सूफी सदुद्दीन आरिफ ने मोहम्मद खां को बता दिया था कि उसकी मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो जाएगी, मतलब उसकी भविष्यवाणी हो गई थी। यही हुआ और वह मंगोल तमर से लड़ते हुए 1286 ईस्वी में मर गया। बरनी के अनुसार एक वर्ष बाद 1287 ईस्वी को पुत्र वियोग में बलबन भी मर गया। इसामी के अनुसार यानी कि वह बहुत अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था बलबन। ठीक है, याद रखना। कहाँ गया, कौन सा पॉइंट था? हाँ, मर गया। इसामी के अनुसार चूंकि बलबन ने एक बुढ़िया के एकमात्र पुत्र को अकारण मृत्युदंड दे दिया था, वह बुढ़िया प्रत्येक रात राजमहल के सामने आती और सुल्तान के लिए दैवी प्रकोप की प्रार्थना करती। खाने शहीद की मृत्यु के पश्चात वह कभी राजमहल के इर्द गिर्द नहीं देखी गई। बात सही है, बुजुर्गों को कभी नहीं सताना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआ और उनकी बद्दुआ दोनों ही लगती है, हर हाल में लगती है। ये आप लोग ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर जो है वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप देखिए, जैसा कर्म करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। तो आप अपने बड़ों का हमेशा इज्जत करें। ठीक है, अगर वो कुछ बोल भी देता है तो चुपचाप सुन लिया करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा बोलेंगे डांटेंगे ही। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। बलबन का राजत्व। बलबन ने राजतंत्र की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने हेतु चालीसा का दमन किया तथा राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चूँकि संभवतः वह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए भी राजत्व का प्रतिपादन करना जरूरी था। उसके वसैया मतलब वसीहत या वसाया को बरनी ने संकलित किया। वसाया में बलबन ने अपने पुत्रों मुहम्मद एवं महमूद को संबोधित किया है। बलबन का राजत्व ईरानी फारसी विचारों पर आधारित था। वह सल्तनत का पहला शासक है जिसने सुल्तान के पद एवं अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार व्यक्त किए। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी महोदय के अनुसार बलबन का राजत्व शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। अपने सरदारों को इसके माध्यम से बलबन बताता है कि मैं षड्यंत्र से नहीं अपितु ईश्वर की इच्छा के कारण सुल्तान बना हूँ। मैं नियाबते खुदाई यानी पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एवं जिल्ले इलाही ईश्वर की प्रतिछाया हूँ। उसके अनुसार राजत्व निरंकुशता का शारीरिक रूप है। बलबन का मत था कि राजा का हृदय ईश्वरी कृपा का विशेष भंडार होता है। उसका हृदय क्रांति का भंडार है। इस दृष्टि से कि कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। अपने राजत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए नंबर 1 पॉइंट, दंत कथाओं में मशहूर ईरानी बादशाह
अफरासियाब को अपना वंशज बताया। बलबन ने संजर इस्लाम का नायक को अपना पथ प्रदर्शक घोषित किया। नंबर 2, उसने अपने दरबार का गठन फ़ारसी पद्धति पर किया। नंबर 3, गैर इस्लामिक प्रथाओं जो कि ईरानी मुल्क की थी, जैसे सिजदा एवं पैबोस, सुल्तान के पाँव चूसना कह रहे हैं यार, बहुत गलत हो गया, सुल्तान के पाँव को चूमना की शुरुआत करने वाला वह पहला शासक था। नंबर 4, सर्वप्रथम उसी ने ईरानी त्यौहार नैरोज यानी सूर्य पूजा शुरू किया, जो कि 19 दिनों तक चला था। नंबर 5, बलबन ने शराब त्याग दिया, सामाजिक सभाओं में नृत्य, संगीत एवं मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दरबारियों को विशेष वस्त्र ही धारण करके दरबार में आने की आज्ञा दी। दरबार में हंसी मजाक बंद करवा दिए। उसके निजी सेवकों ने भी कभी उसे शाही पोशाक, मोजे एवं मुकुट के बिना नहीं देखे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग ये जान लें, अगर बीच में कहीं भी त्रुटि होता है तो मैं उसी समय उसको सुधार रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं चाहूँ तो वीडियो को एडिट करके भी उसको हटा सकता हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है। ठीक है, बहुत सारी पढ़ने हैं। पुस्तक में जो है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत बुक है। ठीक है, लगभग ये हम लोगों का 50 से 60 क्लास पड़ जाएगा इस पूरे बुक्स को ख़त्म करने के लिए। सो हम जो है वो बुक में मतलब इसमें करेक्शन जो है यहीं कर देंगे। ठीक है, आगे जो है आप लोग जो है इसको 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप लोग उसको शेयर भी करिए ताकि और किसी को भी लाभ हो सके। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6वां, रक्त की शुद्धता एवं कुल की उच्चता पर बल दिया। तुर्की नस्लवाद की नीति पर बल दिया और स्वयं को तुर्क कुलीनों के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि बलबन ने मलिक उत तुज्जार व्यापारियों का प्रधान फ़ख बावनी से नहीं मिला और अमरोहा के ख्वाजा पद पर कमाल मेहयार की नियुक्ति अस्वीकार कर दी। बलबन कहता भी है कि जब भी मैं किसी नीच कुल में जन्मे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आँखें जलने लगती है और गुस्से में हाथ तलवार पर जा पड़ती है। दीवाने अर्ज इमादुल मुल्क भारतीय मुसलमान था, परंतु उसने बलबन से स्वयं को विदेशी मुसलमान बताया था। जब बलबन ने इसकी जांच कराई तो उसका संदेह इमादुल मुल्क के प्रति बहुत कम हो गया। उसने देश के सभी प्रदेशों से वंशावली विशेषज्ञ दिल्ली में एकत्रित किया। बलबन ने स्वयं को आम जनता से दूर रखा, क्योंकि इसका मान्यता था कि राजत्व जब आम जनता के पास जाता है तो वह क्षीण हो जाता है। बर्नी लिखता है कि अपनी लगभग 40 वर्षों की खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों, संगीतकारों एवं विदूषकों से बातचीत नहीं की। नंबर 7 पॉइंट है, राज्यारोहण के पश्चात उसने अपने पुत्र एवं पोतों या पौत्रों भी बोल सकते हैं का नाम ईरानी परंपरा पर रखा, जैसे कैकुबाद, कैसखुसरो, क्यूमर्स आदि। जबकि राज्यारोहण से पूर्व उसके जिन पुत्रों का जन्म हुआ था उसका नाम महमूद एवं मुहम्मद रखा था। बलबन के राजत्व मॉडल में न्याय भी जुड़ा था, हालांकि इसके लिए उसका दोहरा
प्रयोजन था। एक तो आम जनता के बीच अपनी न्यायप्रियता के माध्यम से वह मान्य होना चाहता था, दूसरे इसके माध्यम से उसने चहलगानी अमीरों को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। न्याय के विषय में बलबन का मत था कि जो कुछ मैं कर सकता हूँ वह है क्रूर मनुष्यों की क्रूरता को नष्ट करना तथा यह देखना कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक बराबर हो। राज्य का गौरव उस नियम पर आधारित है जिससे इसकी प्रजा प्रसन्न एवं उन्नतशील बन सके। बलबन अक्सर कहा करता था कि उसका मूल्यांकन देश में शांति यानी न्याय स्थापित करने से किया जाएगा। वह न्याय को सर्वोच्च दायित्व समझता था। उसने अपने पुत्रों तथा अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे निष्पक्ष न्याय नहीं करेंगे तो उन्हें दंडित किया जाएगा या दंड दिया जाएगा। चालीसा का दमन, आगे है चालीसा का दमन। बलबन ने चालीसा का दमन कर दिया क्योंकि यही संस्था राजनीतिक अस्थिरता के लिए उत्तरदायी थी। चालीसा द्वारा इल्तुतमिश के बाद के 30 वर्षों में उसके वंश के 5 शासक बनाए गए और मारे गए। यह साजिश का केंद्र था और इसी के कारण सुल्तान का पद गौरवहीन था। बलबन स्वयं चालीसा का सदस्य रह चुका था और इसकी हरकतों से वाकिफ था। दमन इसलिए भी ज़रूरी था कि कहीं इसमें से कोई उसकी सत्ता को चुनौती ना दे दे। इनका दमन करने हेतु सर्वप्रथम उसने निम्न कोटि के तुर्कों को महत्वपूर्ण पद दिया और उनको चालीसा के समक्ष बना दिया। हालांकि इस समय तक चालीसा के अधिकांश अमीर मृत हो चुके थे और जो जीवित थे उनको बलबन ने मरवा दिया। इसी कारण बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा, जिसने अपने अमीरों की गुपचुप तरीके से हत्या करवाई। शेर खां यह बलबन का चचेरा भाई था और उसका सबसे प्रमुख विरोधी था। यही वह चालीसा का सदस्य था जो कि मंगोलों से मिला हुआ था। बर्नी शेर खां को भारतीय सीमाओं की मंगोलों से रक्षा करने वाला वीर सेनापति या सेनानी कहता है। बलबन ने शेर खां को जहर देकर मरवा दिया। मलिक बकबक यह बदायूं का इक़्तादार था। इसने अपने दास को मारा था, इसलिए बलबन ने उसे जनता के सामने कोण से पिटवाया। तुगरील यही वह चालीसा का सदस्य था जिसने स्वयं को बंगाल का सुल्तान घोषित कर दिया था। यह बलबन का गुलाम था। एक गुलाम सरदार का पहला विद्रोह तुगरील ने किया था। हैबात खां अवध का इक़्तेदार था। बलबन ने इसको भी 500 कोड़ा लगवाया था। बलबन ने उसके स्थान पर चालीसा के सदस्य अमीन खां को अवध का इक़्तेदार बनाया। कुछ समय पश्चात अमीन खां को मरवाकर बलबन ने उसे अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। बलबन के प्रशासनिक सुधार। पहला है दीवाने अर्ज। बलबन ने ही सबसे पहली बार सैन्य विभाग का गठन किया जिसे दीवाने अर्ज कहा गया। दीवाने अर्ज का पहला प्रमुख अमीर खुसरो का नाना इमादुल मुल्क रावत था, जो कि पहले रावत-ए-अर्ज था।
बलबन सेना को गतिशील बनाए रखने के लिए बार बार सैनिक अभ्यास पर बल देता था, इसलिए वह अक्सर शिकार खेलने के बहाने अपनी सेना को रेवाड़ी की ओर ले जाता था। अपने पुत्र बुगरा खां को उसने परामर्श दिया था कि सेना के लिए कितना भी धन व्यय करना पड़े, अधिक ना समझना। बलबन स्वयं अपने सेना सहित प्रतीक्षा करता था जब तक कि वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति पुल या नदी पार ना कर लें। नंबर 2, सिख। बलबन ने ही सर्वप्रथम 1279 ईस्वी में जिलों के रूप में सिख का विकास किया। इसका प्रमुख सिकदार कहलाता था। नंबर 3, बरीद की नियुक्ति। बलबन की सफलता का एक मुख्य आधार उसका गुप्तचर विभाग था। बलबन ने प्रत्येक इक्ता सूबा में तथा जनसाधारण के बीच बरीद मुख्य संवाददाता की नियुक्ति की। बलबन ने बदायूं के बरीद का वध करवा दिया था। उसने प्रत्येक जिले में गुप्त संवाददाता की नियुक्ति की। वह वंशावली की पूरी जांच के पश्चात भी बड़ी सावधानी से बरीद की नियुक्ति करता था। इस विषय में उसने अपने पुत्र को सलाह दिया था कि गुप्तचरों को दरबार के निकट न आने देना, क्योंकि शासकों के पास उनकी निकटता से आज्ञाकारी तथा विश्वसनीय मित्र हो जाते हैं और उनका शासक पर विश्वास, जो उत्तम शासन का आधार है, नष्ट हो जाता है। नंबर 4, साहिबे दीवान। बलबन ने इक्ताओं में ख्वाजा या साहिबे दीवान, प्रांतीय दीवान की नियुक्ति की। नंबर 5, जागीरदारी व्यवस्था। सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जो जागीरें दी जाती थीं, वे उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशजों के पास बनी रहती थीं। बलबन को इसके कारण राजस्व का नुकसान हो रहा था, अतः उसने 20 या 30 टंका पेंशन के बदले इक्ताओं या जागीरों के पुनर्ग्रहण का आदेश दे दिया। उसके इस नीति के विरोध में प्रभावित होने वाले वृद्ध एवं विधवाएं दिल्ली की सड़कों पर उतर गए। बलबन ने अपने मित्र फ़खरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल के सलाह पर इस योजना को वापस ले लिया। महत्वपूर्ण है कि बलबन के संपूर्ण काल में उसकी केवल यही एक नीति असफल रही। नंबर 6, बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेने की चर्चा करता है, लेकिन खलीफा की मृत्यु हो गई थी। यहाँ देखिए खलीफा लिखा है, वहाँ देखिए खलीफा लिखा है। खलीफा कर लीजिएगा, ठीक है, खलीफा की जगह। अतः बलबन के दिवंगत खलीफा मुस्तसीम की स्मृति में सिक्के जारी किए और खुतबे में उसका नाम पढ़ा जाता था। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी का मत है कि वह मुगल खाकान के लिए चुनौती था। वह मुगल खाकान के लिए चुनौती था, क्योंकि उसका अर्थ था कि खलीफा की मृत्यु हो गई है, किंतु खलीफा अमर रहे। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता भी दिया। गढ़मुक्तेश्वर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया था। नंबर 7, प्रशासनिक मूल्य या मान्यताएं, ठीक है, ये पढ़ेंगे। बलबन ने शासन के संबंध में अपने पुत्र बुगरा खां को सलाह दिया कि शासन ना तो बहुत कठोर हो और ना ही बहुत उदार, अपितु इनका मिश्रण हो। संतुलित आचार
शासन का आदर्श वाक्य हो। बलबन का मान्यता था कि राज्य की अर्थव्यवस्था नियोजित होनी चाहिए। उसके अनुसार राज्य को अपनी आय का आधा व्यय करना चाहिए और आधी आय आपातकाल में सुरक्षा के लिए रखी जानी चाहिए। उसके अनुसार शासक को संरक्षात्मक कानून बनाने चाहिए और समर्थ लोगों के अत्याचार से दुर्लभ व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। शासन के आदेश दृढ़ता से लागू किए जाएं और शासन के निर्णयों में बार बार परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मृत्यु 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसका जनाजा कुस्के लाल या लाल महल से निकालकर उसे दारुल मान में दफना दिया जाता है। मूल्यांकन बलबन की सर्वाधिक आलोचना करने वाले इतिहासकार के निजामी का कहना है कि बलबन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता था। बर्नी बताता है कि बलबन की मृत्यु पर अमीरों ने अपने वस्त्र फाड़ दिए, सर पर धूल उड़ाई। 40 दिनों तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया। मलिक फ़खरुद्दीन 6 मास तक नंगी भूमि पर सोया। नगर के व्यक्तियों ने सुल्तान की आत्मा की शांति के लिए भोजन की भिक्षा वितरित की। हबीबुल्लाह महोदय ने बलबन के शासनकाल को सुदृढ़ीकरण का युग कहा, जिसने खिलजियों की शासन व्यवस्था के लिए आधार का काम किया। मंगोलों की मार से जब मध्य एवं पश्चिम एशिया के अधिकांश मुसलमान राज्य मिट चुके थे, तब बलबन एवं दिल्ली सल्तनत इस्लाम के अकेले रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। उसने दिल्ली दरबार में मध्य एशिया के बहुत से निर्वासित युवराजों को शरण दी थी। बलबन को विदेशियों में मुस्लिम सभ्यता के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। बलबन कहता भी है, पूर्व में इस्लाम की पताका फहराने का श्रेय उसी को है। उसने विदेशों से आए हुए विद्वान व्यक्तियों एवं सम्मानित राजपुरुषों के निवास गृहों का नाम उनके देश या वंश के नाम पर रखा। बलबन उलेमा एवं संतों का सम्मान करता था। वह उनके साथ शरीयत एवं दर्शन पर विचार विमर्श करता था और सदैव उन्हीं के साथ भोजन करता था। आगे है कैखुसरो 47 नंबर है ना, देख लेते हैं एक बार। 46 नंबर था ना पेज, हाँ ठीक है, 47 नंबर पेज। कैखुसरो बलबन अपनी मृत्यु के पूर्व बुगरा खां को सुल्तान बनाना चाहता था, लेकिन बुगरा खां बंगाल से वापस नहीं आया, तो उसने मुहम्मद खां के पुत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन दिल्ली के दादवेग शहर अधिकारी निजामुद्दीन ने कैखुसरो को सुल्तान बनने ही नहीं दिया। उसने बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद के हाथों कैखुसरो को मंडोली में मरवा दिया। अतः बलबन के पश्चात अगला सुल्तान जो था वो मुइजुद्दीन की उपाधि के साथ कैकुबाद बनता है और निजामुद्दीन उसका नायब बना। कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। कैकुबाद का पालन पोषण बलबन के कठोर नियंत्रण में हुआ था, लेकिन जब वह सुल्तान बना तो बलबन का दरबार, जो अपने कठिन अनुशासन एवं उदासीन वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, अब से नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया।
उसने यमुना नदी के तट पर कैलूगढ़ी में एक भव्य महल बनवाया और वहाँ रंगरेलियों के संसार में डूब गया नाच गाना में। जब कैकुबाद दिल्ली का सुल्तान बनता है उसी समय उसका पिता बुगरा खां सुल्तान नासिरुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल का सुल्तान बना। 2 वर्ष पश्चात 1289 में बुगरा खां अपने पुत्र से मिलने अवध आता है। इस भेंट का उल्लेख अमीर खुसरो ने किरान उस सादेन में किया है। अमीर खुसरो बताते हैं कि पिता ने पुत्र को जिंदा एवं पैबोश किया तो कैकुबाद लज्जित हुआ और बुगरा खां के चरणों में गिर गया। बुगरा खां ने कैकुबाद को अपने नायब से सावधान रहने को कहा। कैकुबाद दिल्ली आता है और निजामुद्दीन को मार देता है। लो, सावधान रहने के लिए बोला तो आता ही है और टपका देता है। वाह। परंतु कुछ समय के पश्चात वह लकवाग्रस्त हो जाता है, मतलब वो पैरालाइज हो जाता है। ऐसे में शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुछ नई नियुक्तियां करता है। नेक्स्ट है क्यूमर्स। 2.5 वर्षीय क्यूमर सुल्तान बनता है। 2.5 वर्षीय क्यूमर सुल्तान बनता है। उसे शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि देकर नासिरी चबूतरे पर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। फिरोज खिलजी यह इस समय सम्माना में उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान रक्षक था। कैकुबाद ने उसे शाइस्ता खां की उपाधि दी, बरन का राज्यपाल बनाया और आरिजे मुमालिक का पद भी दिया। यही फिरोज खिलजी आगे चलकर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है। मलिक कच्छन बारबक बना। मलिक सुरखा वकीलेदार बना। मलिक कच्छन एवं सुरखा फिरोज खिलजी को मारने की योजना बनाते हैं, लेकिन अहमद चप ने इस योजना का राज फिरोज खिलजी को बता दिया। फिरोज ने कच्छन एवं सुरखा का वध कर दिया और सुल्तान क्यूमर्स को उठाकर बराहपुर लाया। यहाँ पर सुल्तान को लाने का कारण जनता का भय था, क्योंकि जनता ने विद्रोह कर दिया और बहारपुर की ओर चल पड़ी। परंतु अमीर उल उमरा फखरुद्दीन कोतवाल ने उनको रोक दिया। कुछ समय पश्चात फिरोज खिलजी ने अपने समर्थक तरकेश को किलोघरी महल में भेजा। तरकेश ने कैकुबाद को चादर में लपेटकर 1290 ईस्वी में यमुना नदी में फेंक दिया। बरनी के अनुसार कैकुबाद की मृत्यु के पश्चात तुर्कों ने साम्राज्य खो दिया। मुल्क तुर्कों के हाथ से निकलकर खिलजियों के हाथ में चला गया। दिल्ली शहर के लोग तुर्कों की राजगद्दी पर खिलजियों का अधिकार देखकर विस्मय से भर उठे। चूँकि दिल्ली के नागरिक 80 वर्षों से तुर्क मलिकों के अंतर्गत समृद्धिपूर्वक रह रहे थे, इसलिए खिलजियों के हाथ में चला गया। दिल्ली शहर के लोग तुर्कों की राजगद्दी पर खिलजियों का अधिकार देखकर विस्मय से भर उठे। ये लाइन पढ़ चुके थे। ठीक है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना था। खिलजियों का शासन उन्हें असंभव प्रतीत होता था। इस पर इसामी का कथन है, जहाँ कहीं भी खिलजियों ने तुर्कों का मुकाबला किया, मुकद्दर ने तुर्कों की हुकूमत का
कालीन लपेट दिया। इस तरह दिल्ली के दास वंश का पतन हुआ। बुलजले हेग के अनुसार दास वंश के सुल्तानों का शासन उतना ही न्यायसंगत एवं मानवतापूर्ण था जैसा इंग्लैंड में नॉर्मन राजाओं का और स्पेन एवं नीदरलैंड के फिलिप द्वितीय के शासन के से कहीं अधिक सहिष्णुतापूर्वक था। ठीक है, इसी के तहत जो है आज गुलाम वंश का अंत होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी गलती हुआ हो इस वीडियो में माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी समस्या होगा या किसी बुक से तो वो ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि यह बुक उपलब्ध कराएं और उसे भी पढ़ा दें। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू।